स्वागत है बच्चों। ये पार्ट टू में कुछ पार्ट छूट गए थे नेक्स्ट, तो मैंने उसी में ये मतलब समझिएगा ये पार्ट टू ही है। क्लास 8 वालों के लिए ये साइंस का पार्ट टू ही है, मिस हो गया था ये, तो ठीक है ना। चलिए तो पढ़ते हैं जो नेक्स्ट छूट गया था। अदर मेथड ऑफ सॉइल इनरिचमेंट, यानी सॉइल को इनरिच करने के, सॉइल को बहुत ज़्यादा फर्टाइल बनाने के और क्या मेथड है। देखिए इसमें एक शब्द दिया है, एक वर्ड दिया है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन को अगर हिंदी में बोलेंगे ना तो रोटेशन मतलब मान के चलो कि घूमना, रोटेशन मतलब घूमना, एक प्रकार का साइकिल। क्रॉप मतलब तो फसल, पता ही है, यानी फसल की साइकिल। इसको हिंदी में बोलते हैं फसल चक्र। इसको हिंदी से मैं समझाऊंगी, फसल चक्र यानी फसलों का ही घूमना। अगर हम सीज़न के अकॉर्डिंग अपने फील्ड में क्रॉप लगाएंगे तो हमारे जो फील्ड की सॉइल की फर्टिलिटी है वो क्या होगी, ख़त्म नहीं होगी, लॉस्ट नहीं होगी। और अगर हम एक ही क्रॉप बार बार लगाएं, मान लिया कोई खेत है, हम उसमें बार बार धान लगा रहे हैं, गेहूँ लगा रहे हैं, धान लगा रहे हैं, गेहूँ लगा रहे हैं, धान लगा रहे हैं, गेहूँ लगा रहे हैं, मतलब ऐसे ही जो मन में आ रहा है लगा दे रहे हैं। लेकिन तो इससे क्या होगा, हमारे जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, यानी हमारे मिट्टी के पास वो क्षमता रहेगी ही नहीं कि वो दूसरे प्लांट को ग्रो करवा सके। इसीलिए सजेशन दिया जाता है कृषि वैज्ञानिकों की तरफ से या फिर एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट की तरफ से कि हम क्या करें, डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करवाएं सीज़न के अकॉर्डिंग। तो इससे हमारे सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ही लॉन्ग टाइम तक बनी रहती है। समझे बात। चलिए आगे इसमें हेडिंग दिया, ग्रीन मैन्योरिंग इज ऑल्सो ए प्रैक्टिस ऑफ इनरिचिंग द सॉइल बाई प्लाउइंग और बरिंग द ग्रीन प्लांट्स इनटू द सॉइल। कह रहे ग्रीन मैन्योरिंग यानी जो हरी खाद होती है। अब हरी खाद में क्या आ जाएगा, जैसे हमने खेतों में लगाया अरहर का पौधा, उससे जो पत्तियां झड़ती हैं वो ग्रीन मैन्योरिंग में आ जाएंगी, क्योंकि पत्तियां भी सड़ के खाद का ही निर्माण करती हैं। जो लीव्स होती हैं वो भी डिकम्पोज होकर क्या बनाती हैं, मैन्योर्स बनाती हैं। कुछ सूखे हुए उसके पार्ट उस प्लांट के वो भी सड़ जाएंगे, तो वो एक प्रकार का किसका काम करेंगे, मैन्योर का। एक चीज़ इसमें आप पढ़ लीजिएगा, ये पूरा मैं आपको एक समरी बता रही हूँ। लेग्यूम, लेग्यूम इसमें वर्ड आएगा। लेग्यूम का मतलब समझिएगा दाल वाली फसलें। कैसी फसलें, दाल वाली फसलें। और लीव्स ऑफ बशेज, झाड़ियों की पत्तियाँ। और स्मॉल प्लांट्स आर अलाउड टू डिकम्पोज इन द फील्ड। ये क्या होते हैं, अगर ये फील्ड में डिकम्पोज हो गए यानी गिर गए और सड़ गए तो ये एक प्रकार का क्या बनाते हैं भाई, ग्रीन मैन्योरिंग। जो मैंने आपको बताया कि हरी खाद का मतलब जो भी हम फील्ड में क्रॉप लगाते हैं उससे जो सड़ सड़ के जो उसका रेसिड्यूज गिर जाता है वो डिकम्पोज होकर एक प्रकार का ग्रीन मैन्योर, हरी खाद बना लेता है। खाद का मतलब सड़ा हुआ रेसिडुअल पार्ट्स, ठीक, चाहे वो कैटल का डंग हो, गाय का गोबर हो, भैंस का गोबर हो, हमारे द्वारा निकाला गया वेस्ट हो, कुछ भी। राइजोबियम बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। देखिए ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेग्यूम प्लांट, लेग्यूम का मतलब मैंने दाल बताया था, दाल वाली पौधों के जड़ों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है। लेग्यूम प्लांट्स के रूट नोड्यूल में, रूट नोड्यूल का मतलब उसकी जड़ों की गांठ में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे हम लोग राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक, आपसे कोई भी कभी भी पूछ सकता है आगे आने वाले फ्यूचर में भी कि लेग्यूम प्लांट्स के रूट नोड्यूल में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, तो राइजोबियम। इसका नाम आप कभी मत भूलिएगा। और ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। ये चीज़ें आपको भी समझ में नहीं आएंगी, ये रिएक्शन है, इसको नाइट्रेट में बदलता है। और नाइट्रोजन की ही वजह से जो दाल की फसलें होती हैं वो बहुत ही अच्छी होती हैं। और किसी भी प्लांट के लिए नाइट्रोजन बहुत ही नेसेसरी एलिमेंट है, नेसेसरी एलिमेंट है, कभी मत भूलिएगा। विदाउट नाइट्रोजन वी कांट ग्रो क्रॉप। ओके, the crop like rice, maize, sugarcane, wheat, cotton etc require high nutrients to grow healthy, so are raised in green man। और जब ये हो जाएंगे उसके बाद जो उसका जो पत्ता वत्ता गिरेगा वो सारा ग्रीन मैन्योर बन जाएगा। ओके, चलिए
सोइंग ऑफ सीड्स, अब बात आ गई भाई सीड को बोने की, बीज को उगाने की बात आ गई। तो बीज को उगाने के लिए हम दुकान पर से बीज खरीद के लाते हैं और ऐसे डाल नहीं देते हैं, नहीं, हम पहले उसको भिगोते हैं पानी में, और भिगोने के बाद जो ख़राब बीज रहते हैं वो पानी के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि उनमें जान ही नहीं रहती, तो उसे हम फेंक देते हैं। वो हल्के होते हैं इसलिए वो पानी के ऊपर आ जाते हैं, और जो भारी बीज होते हैं, जो अच्छे होते हैं, ऐसा लगता है कि हाँ भाई वो उसको अगर हम ग्रो करवा देते हैं तो वो कल के दिन हमें गुड प्रोडक्शन देंगे, तो वो सीड को हम क्या करते हैं, ले जाके ग्रो करवा देते हैं। अब भाई इसकी भी कई मेथड्स होते हैं। पहले के ज़माने में कुछ मेथड्स थे, आज के ज़माने में भी कुछ मेथड्स हैं। तो जो पहले के ज़माने में मेथड्स थे उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड। ये आप पढ़ लीजिएगा, ये आप पढ़िएगा लाइन बाय लाइन, क्योंकि मैंने इसी में से लाइन लाइन पढ़ाई है, ठीक। ट्रेडिशनल मेथड पारंपरिक विधि, एंड सीड ड्रिलिंग ये अभी की विधि है। तो आपका काम है, आप गूगल पे जाइएगा और सर्च मारिएगा सोइंग ऑफ सीड्स ट्रेडिशनल मेथड, और वहाँ पे आप जाके इमेज में देखेंगे तो आपको सब दिखाई देगा कि भाई पहले के ज़माने में कैसे बीज को बोया जाता था, या फिर कैसे सीड को ड्रिल किया जाता था, सीड्स को मिट्टी में धंसाया जाता था। तो मैं बता दूं, पुराने ट्रेडिशनल मेथड में ये होता था कि एक कीप लगा लेते थे लोग बैल के पीछे, यहाँ पे फ़ोटो दिखाएगी, क्लियर नहीं है। क्या किया जाता था कि एक बैलों के पीछे एक कीप, फनल जो होता है ना, कीप, वो लगा दी जाती थी, और उसको 3 पाइपों से जोड़ दिया जाता था। जैसे जैसे बैल चलता था वैसे वैसे वो बीज भी चलते थे, मतलब बीज गिरते जाते थे मिट्टी में। तो ये था ट्रेडिशनल मेथड। और आज का तो आप देख ही होंगे, ड्रिलिंग बाय ट्रैक्टर, ट्रैक्टर में ही बीज को डाल दिया जाता है, वो अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको गिरा देता है। हाँ, इरिगेशन दिया, इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई, सिंचाई मतलब पानी देना। सप्लाई ऑफ वाटर, वाटर की सप्लाई करना। क्रॉप एट अप्रोप्रिएट इंटरवल, ऐसा नहीं कि एक बार दे दिए फिर छोड़ दिया, एट अप्रोप्रिएट इंटरवल यानी समय समय के अंतराल पर कल्टीवेशन को सप्लाई ऑफ वाटर कॉल्ड इरिगेशन, यानी समय समय पर पौधों को पानी देना, सिंचाई करना ही क्या कहलाता है, इरिगेशन। अब देखिए, ये है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एंड इंसेक्ट, ये दिया प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एंड इंसेक्ट। इसका मतलब कि आप देखिएगा कि गेहूं के खेतों में कभी कभी अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। नीम के पेड़ पर भी एक वो उसको पता नहीं क्या बोला जाता है, अमरांथस करके बोला जाता है, वो लाल लाल होता है, वो चढ़ जाता है और उसी के ऊपर डिपेंड होता है। तो क्या होता है कि हमारे खेतों में अच्छी क्रॉप के साथ साथ कुछ अनवांटेड चीज़ें, अनवांटेड का मतलब जिन्हें हम नहीं चाहते हैं, वो भी प्लांट ग्रो कर जाते हैं, घास फूस पता नहीं कैसे कैसे, तो वो हमारे प्रोडक्शन को बहुत ही डिले कर देते हैं, घटा देते हैं। तो हमें उनको समय समय पर क्या करना चाहिए, निकालते रहना चाहिए। और अगर बड़ा खेत है तो निकाल तो पाएंगे नहीं, इसलिए उनके लिए यहाँ पे देखिए लिखा होगा हर्बिसाइड्स, ये रेड में लिखा है हाईलाइटेड करके, हर्बिसाइड और वीडिसाइड, कीटनाशकों का और सॉरी कीटनाशक कह रहे हैं इसको, जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको निकालने के लिए हम दवाइयों का छिड़काव करते हैं, केमिकल का, ठीक ना। चलिए, ये कुछ चीज़ें थी, आप इसे पढ़ लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं पढ़ा दे रही हूँ। हाँ, सबसे पहली लाइन आप देखिए, सम कॉमन वीडिसाइड्स आर डेकोपॉन, मेटागोर, सिनाजिन एंड 2,4-D। ये वीडिसाइड्स, यानी वीडिसाइड्स का मतलब जो अनवांटेड प्लांट्स को हटाते हैं, इसकी हिंदी मुझे क्लियर नहीं हो रही है। वीडिसाइड्स का मतलब जो अनवांटेड प्लांट्स यानी वीड को हटा देते हैं, ये उन दवाइयों के नाम हैं। ओके, ये बहुत ही पॉइजनस भी होते हैं। चलिए, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब दिया है, रिफर टू कटिंग ऑफ द क्रॉप आफ्टर ए, देखिए उसको काट लेना, फसलों को काटना ही हार्वेस्टिंग है, सिंपल भाषा में समझिए, फसलों को काटना ही हार्वेस्टिंग है बस। ओके, अब देखिए थ्रेसिंग, ये थ्रेसिंग किसके बाद होगी भाई, हार्वेस्टिंग के बाद होगी। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द चॉफ इज कॉल्ड थ्रेसिंग। अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले कि जब कंबाइन चल रही थी खेतों में, तो भूसा अलग हो रहा था और गेहूँ अलग हो रहा, तो ये जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द चॉफ, यानी भूसे को और गेहूं को, यानी अनाज को और चौफ को अलग करना ही थ्रेसिंग कहलाता है। और ये किसके द्वारा होता है, थ्रेसर के द्वारा। देखिए ये फोटो भी दिया,
विनोइंग, ये आफ्टर थ्रेसिंग, ऐसा तो है नहीं कि अब भाई कंबाइंड ने जो गेहूँ निकाल दिया हम डायरेक्ट उसको पिसवा दें ले जाके, नहीं, उसमें से भी हम फटकते हैं, गेहूँ को फटकते हैं, चालते हैं कि इसमें जो अशुद्धियाँ हैं, इसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं, कुछ भूसे के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो, बिल्कुल निकल जाए, तो उसको बोलते हैं विनोइंग। तो ये 3 प्रोसेस होते हैं। आपसे कोई पूछेगा कि ऐसे ही फसलों को उठा के ले जाते हैं, तो नहीं कहिएगा, पहले हम हार्वेस्टिंग करते हैं यानी फसलों की कटाई करते हैं, फिर थ्रेसिंग करते हैं यानी सेपरेट करते हैं जो ग्रेन्स होता है उसको, और जो उसमें चॉफ होते हैं, चॉफ का मतलब होता है उसमें कि भूसे या फिर उसमें की इम्प्योरिटीज़। और ये किसके द्वारा होता है, कंबाइन, देखिए यहाँ पे रेड पेन से लिखा भी है कंबाइन। ये विनोइंग का मतलब कि उसको फटकना, झाड़ना, धोना, जो भी मान लीजिए, ठीक है। हाँ, ये नीचे दिया है, मोर टू नो, डॉक्टर MS स्वामीनाथन कंसिडर्ड एज इंडिया प्राइमर ग्रीन रेवोल्यूशन साइंटिस्ट इज वेल नोन एग्रीकल्चरल जेनेटिस्ट। देखिए MS स्वामीनाथन का नाम आप भूल के भी मत भूलिएगा अगर आप एग्रीकल्चरल साइंस पढ़ रहे हैं यानी खेती के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि MS स्वामीनाथन वो थे जब हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ रही थी और खाने की कमी हो रही थी, तब इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्रांति, हरी क्रांति। तो उससे हरी क्रांति से क्या हुआ कि बहुत सारे फर्टिलाइज़र बने, बहुत सारे वीडिसाइड बने, जिससे हमारी प्रोडक्शन अच्छी हुई, और जब प्रोडक्शन अच्छी होगी तभी हमारे देश की पॉपुलेशन का पेट भर पाएगा, अन्यथा हर लोग भूखे मर जाएंगे। तो MS स्वामीनाथन को क्या माना जाता है, इन्हें ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक माना जाता है, फादर माना जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन ने ही लाया था। ओके, और आपका होमवर्क ये लास्ट था। होमवर्क में आप क्या कीजिएगा कि मैंने ये बताया था, गूगल पे आप ट्रेडिशनल मेथड सर्च करके देख लीजिएगा कि कैसे होती है, इमेज में जाके देख लीजिएगा। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं ट्रेडिशनल मेथड के, उसको देख लीजिएगा। यही आपका होमवर्क रहेगा। और जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया होगा आपके बुक्स में वो करने वाला होगा तो करिएगा, नहीं तो अगले लेक्चर में मैं इसका क्वेश्चन आंसर आपको लिखवाऊँगी। थैंक यू।